बाकी के नहीं आ रहे? खैर कोई बात नहीं, पहले ही चलते हैं। तो तुम्हारी सिर भी। चलिए यहाँ तक हमने सिलेबस देख लिया, कोई नया नहीं आया है। फिर कल जहाँ पर हमने ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट होगा भौतिक भूगोल, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, या भूगोल के भौतिक आधार। चलिए उनके साथ सही प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं। हम पेपर सेकंड को डिस्कस करते हैं। जो आपका पेपर सेकंड जो है वो है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम भारत से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 5 है, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के अनुसार, जो आपके लिए सिलेबस प्रिफर किया गया है। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है। स्टडी ऑफ इंडिया विद रेफरेंस ऑफ इट्स फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की फिजियोग्राफी को हमें रीड करना है। फिजियोग्राफी के अंतर्गत हम इसके यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो वेलकम रिंकू, आवाज आ रही है मेरी? मैसेज कर सकते हैं या बोलकर कह सकते हैं। रिंकू सीरवी, आवाज आ रही होगी। चलिए हम बढ़ते हैं। तो फिजियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम कुछ डाउट्स है क्लियर करेंगे कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इंडिया की फिजियोग्राफी को देखेंगे कि इंडिया का जो है निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, कि उसे पेनिसुलर कहते हैं, प्रायद्वीप क्या होता है, इसकी जो बाउंड्रीज है, कौन कौन से अदर जो कंट्रीज है इससे टच, इसकी बाउंड्री से कनेक्टेड है, और कौन से हेमिस्फेयर के अंतर्गत आता है, कौन सी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होती है, कहाँ से ये पास आउट होती है, इक्वेटर किस प्रकार से इंडियन फिजियोग्राफी से कितना दूर है, या फिर इंडियन फिजियोग्राफी के अंतर्गत हम इसके जो पोर्शन है उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे। उस पोर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे हम पहले हम जैसे बात करते हैं कि हम हिमालयन रीजन को पढ़ेंगे, कि हिमालयन जो रीजन है उसे हम डिवाइड करेंगे कि हिमालय का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ। हिमालय के निर्माण के साथ साथ इसके अलग अलग जो पोर्शन है, इस प्रकार से ग्रेट हिमालयन हो गया, मिडिल हिमालय हो जाएगा, और शिवालिक जो रहेगा, इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे। इसके अलावा हम ट्रांस हिमालयन की बात भी करेंगे कि ट्रांस हिमालयन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पीक्स है, कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। एवरीबडी जितना भी जो नॉलेज रहेगा फिजियोग्राफी से रिलेटेड, तो फर्स्ट जो पोर्शन रहेगा उसके अंतर्गत हम हिमालयन की बात करेंगे। और हिमालयन का कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक वो हम ग्रेट प्लेन्स का ले लेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो महान मैदान का जो क्षेत्र है, तो इंडियन ग्रेट प्लेन्स की बात करेंगे। ग्रेट प्लेन्स के अंतर्गत हम थार के डेजर्ट को भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे, और इसके साथ साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो प्लेन्स निर्मित हुआ है डिपोजिशंस के कारण, उन डिपोजिशंस के कारण जो भी प्लेन्स बना है, उस पूरे के पूरे प्लेन्स का हम अध्ययन करेंगे, कैसे बना है, कौन कौन से फॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें यूज हुए, या किस प्रकार से उसकी डेप्थ है, उसकी चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है। तो ये एवरीबडी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम प्लेटू रीजन की ओर जाएंगे कि जो आपका डेक्कन का जो प्लेटू है वो किस प्रकार से फैला हुआ है। प्लेटू के अलावा हम वहाँ पर दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है कि
आपके जो आपका कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के साथ साथ दूसरा जो एरिया रहेगा, हम विभिन्न प्रकार के आपके जो आइसलैंड्स हैं, जितने भी द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोस्टल लाइन क्या होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, कोस्टल लाइन या कौन कौन से जो जो आइसलैंड बने हैं उनके पीछे क्या कारण रहे। तो जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम इस प्रकार से क्लियर करेंगे। तो मेजरली हम कह सकते हैं कि इसको जो डिवाइडेशन रहेगा उसके अंतर्गत आपका सबसे पहला हिमालयन रीजन रह जाएगा, या नॉर्थ जो माउंटेन रीजन है उसको हम डिवाइड करेंगे। फिर आपका ग्रेट प्लेन्स हो जाएगा, ग्रेट प्लेन्स के बाद आपका जो दक्षिण का पठार है, डेक्कन प्लेट्यूज, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके कह सकते हैं कि कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड जितने भी रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसको हम पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट दूसरा जो आपका पार्ट वन का जो सेकंड फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज या अपवाह तंत्र कहता है। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम हमारे जो रिवर सिस्टम को देखेंगे। रिवर सिस्टम को भी हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। कुछ रीजन्स जो रहेगी वो आपकी हिमालय रीजन्स की रहेगी, और कुछ जो रिवर्स रहेगी वो आपके डेक्कन प्लेट्यू या जो आपका पेनिसुलर जो एरिया है, दक्षिण का पठार का जो क्षेत्र, वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं उसका जो ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ है कि जो नदी है, मान लीजिए कोई पर्वत है, तो पर्वत से जो उसका ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर नदी मूव करती है तो मूव करते समय ये उसका ड्रेनेज है। तो ये ड्रेनेज जो सिस्टम है, इसका अर्थ हो गया कि आपकी मेन रिवर मान लीजिए ये है, उसके साथ साथ अलग अलग रिवर्स यहाँ से कनेक्ट होती है, एक रिवर यहाँ से आती है, कुछ रिवर्स यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आती है, और लास्ट में जाते हुए वो आपके जो ओशन एरिया है वहां पर ये आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो ये जो सिस्टम तैयार होता है, इस पूरे सिस्टम को हम देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम गंगा नदी के तंत्र को अलग से पढ़ेंगे, गंगा नदी एंड इट्स ड्रेनेज सिस्टम। फिर आपका सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। सिंधु के बाद हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। मेजरली ये तीन रिवर सिस्टम आपके हिमालय रीजन के अंतर्गत पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप जो दूसरा जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका दक्षिणी भारत का। दक्षिणी भारत का जो सिस्टम रहेगा उसमें आपके प्लेट्यूज से निकलने वाली जो रिवर्स है, चाहे वो ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है या वेस्टर्न घाट की तरफ जा रही है, क्या सिस्टम रहता है, कौन प्लेट आपके डेल्टा का निर्माण करता है, कौन एस्चुरीज बनाता है, एवरीबडी जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो रहेगा ये आपके स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया है। इंडिया के रेफरेंस में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। देन है आपका क्लाइमेट एंड क्लाइमेट डिवीजन। तो इंडिया का क्लाइमेट डिवीजन, तो क्लाइमेट है इंडिया की किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसको कह सकते हैं प्रभावित करते हैं, क्या क्या कारण है। सभी क्लाइमेट्स जो इफेक्टिंग फैक्टर्स है, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, उन सभी कारकों का हम अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ इसके क्लाइमेट के डिवीजन का अर्थ है कि हम अपने जो इंडिया की जो क्लाइमेट्स है उन क्लाइमेट को हम अलग अलग प्रकार के डिवीजन में डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से कुछ होंगे वो आपके हॉट क्लाइमेट के अंतर्गत आएंगे, कुछ डेजर्ट में आएंगे, या फिर ये क्लासिफिकेशन जो रहता है यानी कटिबंध जोन जो बनता है किस प्रकार से, तो आपके टेम्परेट में कौन सा रहेगा, और आपके जो रहेगा इक्वेटोरियल जो बेल्ट रहता है उसमें किस प्रकार की क्लाइमेट रहेगी, सेमी क्लाइमेट जो रहती है वो किस प्रकार रहेगी, आपके पर्वतीय जलवायु जो रहती है वो किस प्रकार की रहेगी। यानी क्लाइमेट का जो डिवीजन रहेगा भारत के संदर्भ में उसको हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु और कौन कौन से क्लाइमेट रीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन की सॉइल। कौन कौन सी मिट्टियाँ यहाँ पर भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं, कलर के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैसे उसका निर्माण होता है, और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर है उसकी प्रॉब्लम, आपके सॉइल्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन दिया जा सकता है भारत के संदर्भ में, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ पर कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है।
यानी सदाबहार वन पाया जाता है या पतझड़ वन पाया जाता है, या आपके ह्यूमिड टाइप जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है, या फिर टाइडल जो वनस्पति पाई जाती है जिसे कच्छ वनस्पति कहा जाता है, मैग्रोव वगैरह जो है, वो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भारत में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु और कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन है आपका फॉरेस्ट सोर्सेज, आपके विभिन्न प्रकार के वन और उनका कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट प्राकृतिक संसाधन या वन संसाधन है, वन संसाधनों का हम वर्गीकरण देखेंगे कि वन संसाधनों का जो वर्गीकरण है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तथा इन वन संसाधनों का हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम्स है आती है अगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, कंजर्वेशन करने के लिए आवश्यक है, तो उनका कंजर्वेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया के संदर्भ में। यहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। यूनिट नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं, तो यूनिट नंबर सेकंड जो आपका पेपर जो सेकंड है, उसके अंतर्गत सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, प्रिंसिपल्स मिनरल्स, भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। उन प्रमुख खनिजों के अंतर्गत सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा आयरन ओर। सबसे पहले हम आयरन ओर की बात करेंगे। अब ओर की बात करते हैं तो ये आयरन, आयरन यानी लोह, और ओर का अर्थ होता है अयस्क। तो लोह अयस्क जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो नए जुड़े हैं वो अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा अ, आपका कह सकते हैं कि उसको तिरछा कर लीजिए ताकि आपको पूरी स्क्रीन एकदम बराबर दिखाई दे। अगर आप मोबाइल को सीधा ऐसे खड़ा रखोगे तो आपके, हाँ यहाँ ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरी स्क्रीन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आप अपना वीडियो चाहे बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद कर दीजिए, बोलिए कोई समस्या नहीं है। केवल और केवल सुनते रहें और आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर मेरी जो दिखाई जाने वाली जो स्लाइड है वो दिखते रहे। हम बात कर रहे हैं आयरन ओर की। आयरन ओर यानी लोह अयस्क। अब हम कहते हैं कि लोह और लोह अयस्क में क्या फर्क है, फिर हम कह सकते हैं स्टील में क्या फर्क है। जब हम आयरन ओर की बात करते हैं या अयस्क की बात करते हैं, अयस्क का अर्थ हो गया कि हम डायरेक्टली उसको खदान से निकालते हैं। तो खदान से जो कच्चा लोहा निकलता है उसे ओर कहा जाता है या अयस्क कहा जाता है। इस आयरन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां है, यानी उसके अंदर मिट्टी है, कुछ दूसरे जो पदार्थ हैं जो लोहे के साथ चिपके हुए, तो वो खनिज पदार्थ अभी अशुद्ध है। अब इसको कह सकते हैं कि हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद इसमें से अशुद्धियों को हम अलग करेंगे, यानी दूसरे जो मटेरियल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको अलग करेंगे और प्योरली आयरन को अलग करेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं पिग आयरन कहेंगे। पिग आयरन या शुद्ध लोहा। तो शुद्ध लोहा जो रहेगा उस शुद्ध लोहे के अंदर हम जब मैग्नीशियम, कोबाल्ट और दूसरे तत्व मिलाकर उसको एक नए रूप में बदलेंगे तो वो हमारा स्टील कहलाएगा, इस्पात कहलाएगा। तो यहाँ पर हम कच्चे लोहे की बात कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में कच्चा लोहा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से प्रकार है भारत में लोहे के जो यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये सारे आपके रहेंगे रिसोर्सेज जितने भी हैं। तो प्रिंसिपल मिनरल्स के अंतर्गत सबसे पहला आपका आयरन ओर है, उसके बारे में। नेक्स्ट जो रहेगा आपका मैंगनीज, मैंगनीज के टाइप्स, उसके एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा इंडिया के संदर्भ में, कहाँ कहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। फिर हम माइका की बात करेंगे, माइका यानी अभ्रक, अभ्रक है भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से प्रकार है अभ्रक के, अभ्रक के बारे में रहेगा तीसरा चैप्टर इसी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो पावर रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है सबसे पहला वो है हमारा कोल, कोयला। सबसे पहले हम कोयला पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कोयला। तो कोयले के टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार के कोयले विश्व में पाए जाते हैं, भारत में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोयले के अलग अलग जो भंडार है भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनका वितरण है, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत, पेट्रोलियम के अंदर हम बात करते हैं तो केवल क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल, कच्चे तेल की बात करेंगे कि कच्चा तेल कहाँ पर निकलता है। तो कच्चा तेल और इसके साथ हम नेचुरल गैस को भी देख लेंगे। कच्चा जो तेल होता है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइनरी में ले जाकर उसमें से डीजल को अलग किया जाता है, उसमें से पेट्रोल को अलग किया जाता है, उसमें से
दूसरे जो उत्पाद होते हैं, यानी उसके अंदर से हम केरोसिन को भी निकालेंगे, उसमें से ग्लिसरीन निकलेगा, उसमें से आपका कोल tar या डामर निकलेगा। तो पूरी की पूरी पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज है इंडिया के लेवल पे, उसके बारे में हमारा पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आपका पावर रिसोर्सेज के अंतर्गत नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक रहेगा। यानी हम जल ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो भारत में जल ऊर्जा के कौन कौन से केंद्र है। बेसिकली जितने भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स हैं वो आपके रिवर सिस्टम पर इंस्टॉल किए गए हैं, या जितने बड़े बड़े से डैम बने हैं तो डैम पर बने बने जो नदी घाटियां हैं, जो वैली सिस्टम है, उसके अंतर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगे हैं। तो किस प्रकार से कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है और क्या स्थिति है भारत के संदर्भ में, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा सेकंड यूनिट का वो रहेगा मेजर इंडस्ट्रीज, मुख्य जो उद्योग है उन उद्योगों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उद्योग है वो है आपका आयरन एंड स्टील का, लोहा एवं इस्पात उद्योग। मैंने कहा था लोहा अलग होता है और स्टील अलग होता है। आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे कि आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज है उसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लोकलाइजेशन किस प्रकार से होता है। लोकलाइजेशन का अर्थ हो गया कि कहीं पर हम उद्योग लगाएंगे तो उद्योग लगाने से पहले हम क्या विचार करते हैं, कहाँ पर उद्योग लगाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लोकलाइजेशन को पढ़ेंगे, उसके जो प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल कौन कौन सा रहेगा और उस कच्चे माल को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा। पूरे भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपके स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद की क्या स्थिति है, कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं, इस पूरा का ओवरऑल स्टडी जो रहेगी इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रहेगी। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सबसे पहले उद्योग को क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, रॉ मटेरियल क्या होगा आपके अंदर, उसके अंदर जो परिश्रम लगेगा, श्रमिक कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्लाइमेट कैसे चाहिए, ओवरऑल जितना भी उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जितनी भी आवश्यकता रहेगी, उन सभी एलिमेंट्स, उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज है वो है आपकी शुगर की, शक्कर का कारखाना, इसी प्रकार से सीमेंट का कारखाना। फिर है पल्प एंड पेपर, कागज एवं लुगदी का कारखाना। कागज और लुगदी बनाने का जो कारखाना है वो भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से ये आपकी सेकंड यूनिट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर जो थर्ड है उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर जो रहेगा, तो मैन कैरेक्टराइजेस इसका अर्थ है इसकी मुख्य विशेषताएं, भारत में कृषि की क्या विशेषताएं हैं, भारत में कृषि की क्या समस्याएं हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स, भारत की मुख्य फसलें, भारत की मुख्य फसलें यानी एग्रीकल्चर वाला टॉपिक रहेगा। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम भारत में कृषि की विशेषताएं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम भारत में कृषि की समस्याओं को देखेंगे, कौन कौन सी समस्याएं भारतीय कृषि के अंतर्गत पाई जाती हैं केवल और केवल भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा भारत की मुख्य फसलें। तो भारत की मुख्य फसलों की अगर बात करें तो उसमें कुछ मेजर क्रॉप्स दे रखी है, जिसमें हम सबसे पहले वीट को पढ़ेंगे। गेहूं, गेहूं जो है वो किस प्रकार से आपके कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, कहने का अर्थ है आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़े ज्यादा बढ़िया है। देखो टेलीग्राम मैंने कहा था है, तो इन परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स है
वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से भारत में कृषि जो सिंचाई है उस सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है। नंबर फोर्थ यूनिट जो है वो है आपका पॉपुलेशन, भारत के संदर्भ में है, भारत की जनसंख्या। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि है किस प्रकार से चलती है, भारत में जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, भारत के किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, उसका डेंसिटी यानी उसका घनत्व भारत में स्टेट वाइज किस प्रकार का डेंसिटी पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 के जो जनसांख्यिकी आंकड़े हैं उसके अनुसार इसकी ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन के संदर्भ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है ट्रांसपोर्ट। तो भारत में यातायात के कौन कौन से साधन हैं, तो मेजरली उसके अंदर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये मेजरली आपके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है भारत के संदर्भ में। उसके टाइप्स, लैंड, कौन कौन सा एरिया इससे कवर होता है। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन ट्रेड कंपोजिशन एंड ट्रेड, भारत का जो विदेशी व्यापार है वो किस प्रकार से उसका संगठन है और कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, यानी भारत दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से अपने व्यापार व्यापार को करता है और क्या उसमें प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा भारतीय व्यापार व्यवस्था के संदर्भ में। फिफ्थ जो यूनिट है, इस फिफ्थ यूनिट ये न के बराबर है, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके होंगे, फिफ्थ यूनिट जो है उसके मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है वो आपके फर्स्ट यूनिट में जब हम फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे, तो फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट के जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट यूनिट में ही क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट यूनिट के जो लिए रहेगा हमारा जो सिस्टम रहेगा कि मेजरली हम इसी जो फिजियोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट रहेगा उसी के अंतर्गत हम इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो हमने देखा है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर जो वैली है यानी कश्मीर की जो घाटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उस कॉन्सेप्ट में हम जब हिमालयन रीजन को पढ़ेंगे तो हिमालयन रीजन के साथ साथ हम कश्मीर वैली को वहां पर क्लियर कर देंगे। तो इसको वापस रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो इसको रिवाइज करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर हम छोटा नागपुर का प्लेट्यू या छोटा नागपुर का जो पठार है, भारत का रूर प्रदेश, भारत का एक इंडस्ट्रियल जो एरिया है जो काफी जो औद्योगिक क्षेत्र है काफी बड़ा, के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके कॉन्सेप्ट फिजियोग्राफी के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। फिर आपका मालाबार कोस्टल रीजन, तो भारत के कोस्टल रीजन की बात करें तो भारत का जो नक्शा है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोस्टल रीजन एक कोस्ट यहाँ के आपके पाया जाता है, यहाँ पर केरला के अंदर ये जो कोस्ट है ये आपका मालाबार कहलाता है और ये वाला कोस्ट जो है तमिलनाडु के पास ये आपका कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मालाबार रीजन है उस मालाबार रीजन को हम फिजियोग्राफी में एक अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वापस दिया गया है तो उस पूरे रीजन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी भले शॉर्ट में हो जाए लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर है आपका मिडल गंगा मैदान। तो मिडल गंगा मैदान का अर्थ है कि गंगा नदी जहां जहां पर बहती है तो यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान बनता है इंडिया के मैप में, उस पूरे मैदान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हमारा पहले से क्लियर हो चुका होगा, इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट चलेंगे। ठीक है, क्लियर। मैसेज बुक में यस नो टाइप कर सकते हैं, बोल कर कहना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। एक हम सिलेबस को रीड कर रहे हैं, तो सिलेबस में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, जो आज आए हैं उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में वापस इसी कॉन्सेप्ट को, मैंने एक वीडियो डाला था, ये देख लिया होगा आपने। मैंने ग्रुप में एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने पेपर जो फर्स्ट है व्हाट इंडियन कंपोजिशन एंड ये जो रहेगा ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन जो रहेगा उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रवृत्तियां, भारत का जो ट्रेड है इंडिया का दूसरे जो कंट्रीज के साथ है वो किस प्रकार से चलता है, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज है उनके साथ भारत का ट्रेड चलता है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि बिम्स्टेक के, या फिर कह सकते हैं कि आप सार्क देश हैं तो सार्क देशों के साथ किस प्रकार का व्यापार है,
हम नेपाल की बात करेंगे, हम भूटान की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, चाइना और जो पाकिस्तान है उसके साथ ट्रेड्स के किस प्रकार से चलता है, कौन सा कह सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का हम आयात करते हैं, कौन सी वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं, भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है ट्रेड से रिगार्डिंग। यानी ट्रेड्स के रिगार्डिंग कुछ देशों के साथ हमारा जो व्यापार रहता है वो मुक्त व्यापार रहता है, यानी किसी प्रकार के टैक्सेस जो है उस पर नहीं लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट है वहां पर भारी टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ट्रेंड्स जो है, तो इस ट्रेंड्स के अंतर्गत हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेंड्स है, तो पहले हमारा जो ट्रेंड्स था या फिर हम व्यापार जो था वो काफी ज्यादा था। अभी वर्तमान में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो भारत के साथ चाइना का जो ट्रेंड है व्यापार से संबंधित वो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो ये ट्रेंड यानी प्रवृत्तियां पहले किस प्रकार से चलता था, अभी वर्तमान में क्या प्रवृत्तियां पाई जा रही हैं, तो इसके अंतर्गत हम चाइना वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। चाइना के साथ साथ दूसरे जो देश हैं उसके साथ भी क्या ट्रेंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट। और किसी प्रकार का क्वेश्चन? बाइलिंगुअल का समस्या कई ऐसे हैं, इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, जो मैंने कहा था कि जो पेपर फर्स्ट का है, मैंने वीडियो डाल दिया है। मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। आप बढ़िया रहेगा कि ऑनलाइन जो समय रहता है उसी समय आप यहाँ पर उपस्थित रहे। अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको करना है। मैं आपके पास एक फॉर्म भेजूंगा, एक लिंक सेंड